मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, कल हम लोग का सिलेबस आ चुका है क्लास 10th एंड 12th का। मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप भी कर दिया है क्लास 10th का सिलेबस को। तो अब हम लोग को उसी सिलेबस को फॉलो करना है स्टूडेंट। इट मीन्स फिजिक्स में कोई सा भी चैप्टर ठीक से रेड्यूस नहीं किया गया है, एज यूजुअल रखा गया है। साथ ही साथ केमिस्ट्री में 3 चैप्टर रेड्यूस किए गए हैं, मैथ्स में 1-2 पोर्शन रेड्यूस किए गए हैं। वो मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया। बायोलॉजी का मेरे को अभी नहीं मिल पाया, जैसे ही मिलेगा मैं आप लोगों को सेंड करता हूँ स्टूडेंट। अब क्लास 12th में हम लोग 9 ABC पढ़ लिए थे, 9 ही कंप्लीट हो गया, तो अपने को 9D पढ़ना है। 9D का चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, ये वाला जो चैप्टर है स्टूडेंट, ये हमारा 9th चैप्टर लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोगों को चैप्टर 10 स्टार्ट करना है। तो होप इस चैप्टर के बाद ट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्यूशन स्टार्ट होने पर अपन क्या करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। तो सबसे पहले प्रिज्म क्या होता है, व्हाट इज प्रिज्म। थर्ड बैच वाले प्रिज्म का कुछ पोर्शन पढ़ चुके हैं, वो उनके लिए रिपीट होगा अभी। प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है। A transparent medium bounded by two triangular and 3 rectangular refracting surface is called prism। हिंदी में एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 2 त्रिभुजाकार एवं 3 आयताकार पृष्ठों से घिरा हुआ होता है, घिरा हुआ होता है, उसे प्रिज्म कहते हैं। Means a transparent medium bounded by two triangular refracting surface and 3 rectangular। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें 2 त्रिभुजाकार एवं 3 आयताकार पृष्ठ उपस्थित होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म कुछ इस तरीके से बनता है स्टूडेंट। ये आपका हो गया एक ट्रायंगुलर सरफेस, एक त्रिभुजाकार पृष्ठ। ये हो गया आपका दूसरा ट्रायंगुलर सरफेस, 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ। ये हो गया आपका एक रेक्टेंगुलर, एक आयताकार। ये हो गया दूसरा रेक्टेंगुलर, दूसरा आयताकार। और ये हो गया आपका तीसरा रेक्टेंगुलर, तीसरा आयताकार। तो एक ऐसा रिफ्रैक्टिंग मीडियम, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों और 3 क्या बोलना चाहिए, आयताकार पृष्ठों से घिरा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म। Prism is a transparent medium bounded by 2 triangular refracting surface and 3 rectangular refracting surface। ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका प्रिज्म। क्लियर है। अब प्रिज्म का अगर हम लोग बात करें एंगल का, तो प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा यहाँ पे बनता है, टॉप फ्लोर पे। तो ये कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। कोई सा भी लाइट रे इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी और इस सरफेस से बाहर निकल जाएगी, इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, इस सरफेस से बाहर निकलेगी। तो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस मींस लाइक इन दिस मैनर, ये आपका क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहलाएगा, अपवर्तक पृष्ठ। मतलब यहाँ पे लाइट रे टकराएगी और यहाँ से निकलती जाएगी, तो ये जो टकराने वाला एरिया है ये आपका क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाएगा। और ये एंगल ऑफ प्रिज्म को प्रिज्म का कोण बोलते हैं, प्रिज्म का कोण।
और ये नीचे वाले को बोलते हैं स्टूडेंट बेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको बेस बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार बोलते हैं स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ पर तक? इज देयर एनी डाउट? समझ में आया आप लोगों को? तो ये आपका 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे जो टॉप फ्लोर में बनता है ये एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का कोण जिसमें लाइट रे टकराती है और जिससे निकल जाती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा रहता है बेस, वो आधार कहलाता है। अब इसमें लाइट रे कैसे पास होती है? इसमें लाइट रे का फेनोमेना देख लेते हैं। मतलब इसमें प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, हाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। अब यही टॉपिक है। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन निकालते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक क्या ले लेते हैं, ए बी सी, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। नो, ए बी सी इज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म, सेक्शन ऑफ प्रिज्म। हिंदी में ए बी सी प्रिज्म के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है। ABC इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म। क्लियर है? जहां वेयर A इज एंगल ऑफ प्रिज्म, A इज एंगल ऑफ प्रिज्म। A क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है। A जहां A प्रिज्म का कोण है, प्रिज्म कोण है, यह प्रिज्म का कोण है। AB and AC are two refracting surface. AB and AC are two refracting surface. Refracting surface. AB तथा AC दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, दो अपवर्तक पृष्ठ हैं। ओके, मीन्स अगर हम लोग एक प्रिज्म इस तरीके से बनाते हैं तो इस प्रिज्म का एक भाग को काट के निकाला जाए। जैसे ये अपना एक सिलेंडर है, इसके एक भाग को काट के निकालेंगे तो क्या निकलेगा? सिलेंडर तो निकलेगा नहीं, सर्कल निकलेगा। उसी तरीके से प्रिज्म है, प्रिज्म का एक भाग को ऐसे करके काटना शुरू करेंगे तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट? ट्रायंगल मिलेगा। ओके, त्रिभुज मिलेगा। अब इस पे एक लाइट रे को इंसिडेंट कर देते हैं। एक लाइट रे इस पे इंसिडेंट होती है PQ। क्या लाइट रे इंसिडेंट होती है? PQ। तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, अभिलंब बना देते हैं, ये नाम दे देते हैं इसको MO। लाइट रे अब किससे जा रहा है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। होगा मतलब लाइट रे एयर से ग्लास में जा रहा है, वायु से कांच में जा रहा है, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं NO। क्या नाम दे देते हैं? NO। अब डेंसर से किस में जा रहा है? रेयर में। तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? दूर हट जाएगा। ये तो हो गया। अब नॉर्मल से क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। तो लाइट रे का यार फेनोमेना को समझेंगे। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। लेकिन जब कोई सा लाइट रे डेंसर से रेयर में जाता है, ठीक सघन माध्यम से विरल में जाता है, तो नॉर्मल से क्या हो जाता है स्टूडेंट? दूर हट जाता है। नॉर्मल से क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। क्लियर है यहाँ पर तक? अभी वाला लाइट को हम लोग कौन सा रे बोलेंगे? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको? आपतित किरण, आपतित किरण। जब बाहर निकल रहा है इसलिए इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे इसको? इमर्जेंट रे। निर्गत किरण, क्या बोलेंगे स्टूडेंट इसको? निर्गत किरण। और बीच वाला क्या कहलाएगा? अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? अगर मान के चलो ये प्रिज्म नहीं होता, अब मान के चलते ये अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट ऐसे सीधी निकल जाती।
अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे कैसे निकल जाती, सीधी निकल जाती। और अगर हम लोग इमर्जेंट रे को, निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे सीधी निकल जाती, और इमर्जेंट रे को हम लोग अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। मीन्स द एंगल formed between incident ray and emergent ray is called angle of deviation, angle of deviation। हिंदी में क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हिंदी में बोलेंगे आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? मीन्स आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। और इसको किससे डिनोट करते हैं, डेल साइन से। किस साइन से डिनोट करते हैं, डेल साइन से। क्लियर है यहाँ पर तक? तो फिर से एक बार इसका डायग्राम को स्टडी करते हैं। हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म लेंगे, उसमें दो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एम और एनओ। एक लाइट रे पी क्यू इंसिडेंट होगा। अब पी क्यू रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, फिर डेंसर से रेयर में जा रहा है, नॉर्मल से दूर हट जाएगा। अगर प्रिज्म नहीं होगा लाइट रे सीधी निकल जाएगी। इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। एक प्रिज्म के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लेंगे। अब दो इसमें क्या बना लेंगे, अभिलंब बना लेंगे, एम और एनओ। एक प्रकाश किरण को इस पर आपतित करेंगे तो चूंकि विलंब माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। जब विलंब की ओर झुक जाएगा तो सघन से विलंब में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। यदि प्रिज्म अपने स्थान पर उपस्थित नहीं होगा तो ये आपतित किरण सीधे निकल जाएगी, और निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर एक हमको कोण मिलेगा जिसको क्या बोलेंगे, विचलन कोण बोलेंगे स्टूडेंट। अब हम लोग बेसिक जानते हैं, ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। ये क्या है, नॉर्मल। दोनों के बीच बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण, आपतन कोण। आई बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। कौन सा कोण है स्टूडेंट, आपतन कोण। क्लियर है? अब ये कौन सा है, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण, और ये तुम्हारा क्या है, विलंब। इसके बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। निर्गत कोण क्या कहलाएगा, निर्गत कोण। R1 और R2। अब देख लेते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, तो R1, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तो ये क्या बन गया, R2। क्लियर है? तो R1 और R2 को जब लेंगे तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, अपवर्तन कोण। क्या कहलाएंगे, अपवर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। क्लियर है स्टूडेंट? मींस एक डायग्राम में आपको कितना सारा चीज पढ़ने को मिल गया। पहला हमने देखा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, अब इसका नेमिंग भी कर ही दिए रहते हैं। चलिए नेक्स्ट डायग्राम में नेमिंग करते हैं। ये क्लियर है आप लोगों का, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट आपका आता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या आता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट
न्यूनतम विचलन की स्थिति, न्यूनतम विचलन की स्थिति, न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है। व्हाट इज कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक प्रिज्म का डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ये प्रिज्म हो गया, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, इसमें हमने एक लाइट रे को इंसिडेंट किया, एक इस तरीके से इसमें डिफ्रैक्शन हो गया। ओके, और ये बाहर निकल गया। ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ डेविएशन। अब जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाती है। एक ऐसा स्थिति आ जाता है जहां पर जाके वो सबसे ज्यादा कम हो जाता है। क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा कम हो जाता है। इसके बाद और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया जाए तो अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। तो जिस स्थिति पे एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा कम हुआ था, वो स्थिति क्या कहलाएगी, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्लियर है। इसका थ्योरी अपन लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर होता है। हिंदी में मैं पहले थ्योरी लिख देता हूं आप लोगों के लिए। जैसे जैसे लिखूं कि आप लोग लिख लेंगे, मैं बोल देता हूं, ज्यादा बेहतर वही रहेगा। जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं, विचलन कोण का मान घटने लगता है। जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं, विचलन कोण का मान घटने लगता है। एक ऐसी स्थिति आती है जिस पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है जिस पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। पुनः आपतित कोण के मान को बढ़ाने पर, पुनः आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अब विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। अब विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। इस स्थिति को, जिस पर विचलन कोण का मान सबसे कम था, वह न्यूनतम विचलन की स्थिति कहलाती है। वह न्यूनतम विचलन की स्थिति कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट। When angle of incidence increases, when angle of incidence increases, angle of deviation start decreases. Angle of deviation start decreases. For a certain value of angle of incidence, angle of deviation is minimum. Angle of deviation is minimum. Then again angle of incidence increases. Now angle of deviation also start increasing. Now angle of deviation also start increasing. The condition in which angle of deviation is minimum, the condition in which angle of deviation is minimum is called angle of minimum deviation. Is called angle of minimum deviation. मतलब इसको एक ग्राफ बना लेते हैं। अब इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, आपतन कोण, और यहाँ लेंगे हम विचलन कोण, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं 0, I1, I2। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं डेल। तो जब I1 कंडीशन पे था तो हमारा वैल्यू कहाँ पे था, डेल पे। कहाँ पे था स्टूडेंट, डेल पे था। I1 कंडीशन के लिए हमारा वैल्यू कहाँ पे था, डेल पे था। जब I2 कंडीशन आया, जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को जैसे जैसे बढ़ाते गए, तो एंगल ऑफ डेविएशन घटना शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ स्टूडेंट, एंगल ऑफ डेविएशन घटना शुरू हो गया। क्लियर है। और एंगल ऑफ डेविएशन घटने के बाद जब हम लोग फिर से
एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाते गए तो एंगल ऑफ डेविएशन अब क्या होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया स्टूडेंट। क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। तो जिस कंडीशन पर वो सबसे ज्यादा कम हुआ था, जिस कंडीशन पर वो सबसे ज्यादा कम हुआ था, ये कंडीशन आपका क्या कहलाएगा, मिनिमम डेविएशन का कंडीशन, न्यूनतम विचलन। क्या कहलाएगा, न्यूनतम विचलन की स्थिति। क्लियर है। सबसे पहले जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन घटने लग जाता है। एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर वो सबसे कम हो जाता है। फिर इसके बाद और एंगल ऑफ इंसिडेंस को और आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अब क्या होने लग जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। तो जहां पर वो सबसे कम हुआ था वो स्थिति क्या कहलाती है, न्यूनतम विचलन की स्थिति। यहाँ पर डेल का मान किसके बराबर हो जाता है, डेल एम के। आई का मान किसके बराबर हो जाता है, ई के। और R1 का मान किसके बराबर हो जाता है, R2 के। ये तीनों कंडीशन को भी याद रखेंगे। न्यूनतम विचलन की स्थिति में इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल इज इक्वल टू डेल एम, आई इज इक्वल टू ई, R1 इज इक्वल टू R2। ये तीन कंडीशन है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पर। ये ग्राफ को भी आपको प्लॉट करना है। प्लॉट दिस ग्राफ स्टूडेंट। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत बार पूछा भी है इस टॉपिक को। इसमें हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक। तो अगर प्रिज्म के अपवर्तनांक की बात करें स्टूडेंट, तो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। क्या होता है स्टूडेंट, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, जहां ए क्या बताता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का कोण, और डेल एम क्या बताता है स्टूडेंट, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन का कोण या स्थिति। ओके, अब हमको इसको डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ओके, जहां पे ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म रहेगा, प्रिज्म कोण, बीसी क्या रहेगा, बेस रहेगा, एबी और एसी दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेंगे, दो अपवर्तक पृष्ठ रहेंगे। अब क्या होगा, इसमें हम लोग एक लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे, एक प्रकाश किरण इसमें आपतित होगी, उसका नाम क्या रहेगा, PQ। PQ जैसे ही हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमको एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे MO। क्या ड्रॉ कर देंगे, MO। अब चूंकि लाइट रे रेरल मीडियम से लेंसर में जा रही है, विरल माध्यम सघन में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, अभी बैंड हो जाएगी। नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, इसको नाम दे देना आप लोग R। ओके, तो फिर हमको एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर एक अभिलंब बनाना पड़ेगा। माना यह अभिलंब इस तरीके से NO हो गया स्टूडेंट। क्या हो गया ये, NO। अब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरल में जा रही है, सघन माध्यम से विरल में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ से दूर हट जाएगी, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये इसका हो गया पाथ। ठीक है, इसको नाम दे देंगे S। क्या नाम दे देंगे, S। क्लियर। अगर ये लाइट रे नहीं होती तो ये लाइट रे सीधी निकल जाती। ठीक है, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे सीधी निकल जाती। और इस लाइट रे को अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं इस तरीके से, इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो यहाँ जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, विचलन कोण बोलते हैं। अब नाम कर देते हैं इसका, U लिख देते हैं या यहाँ T लिख देते हैं। कोई डाउट यहाँ पर तक, किसको डाउट है ये बताइए। सबसे पहले हमने एक प्रिज्म ले लिया, प्रिज्म में एक लाइट रे इंसिडेंट किया, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, बाहर निकल गया, ये PQRS लाइट रे हो गया। अगर प्रिज्म नहीं रहता तो PQ से TS की Q की तरफ भाग जाता, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन बन गया। ये क्या है, नॉर्मल। ये क्या है, इंसिडेंट रे, बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, इमर्जेंट रे, ये क्या है, नॉर्मल, बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पर बनने वाला एंगल R1 और R2। यहाँ तक का डायग्राम किसको किसको क्लियर नहीं है क्लियर सबको। ओके, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमको इस फॉर्मूला को डेराइव करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम करना है आपको कि आपको एक ट्रायंगल ले लेना है। क्या ले लेना है, एक ट्रायंगल। याद रखेंगे, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, त्रिभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज, ये फार्मूला है। तो सबसे पहले
ये डायग्राम तो अब परफेक्ट हो गया, इसको अब छेड़ाखानी नहीं करना है इतना दूर को, अब इतने में डेरिवेशन करना है अपने को इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग लेते हैं कंसीडर अ ट्रायंगल, एक त्रिभुज ले लेते हैं। क्या ट्रायंगल ले रहे हैं? टी क्यू आर, टी क्यू आर। कौन सा ट्रायंगल ले लिए? टी क्यू आर, ठीक है, त्रिभुज टी क्यू आर ले लिए। अब हम जानते हैं, वी नो दैट व्हाट वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल, मैं बहुत बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल बाय कोण का मान आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। इसको हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि बाह्य कोण का मान आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। अब बाहर में क्या एंगल बन रहा है स्टूडेंट? डेल। क्या एंगल बन रहा है स्टूडेंट? डेल एंगल बन रहा है, ठीक है। अंदर में क्या क्या एंगल बन रहा है? एक तो ये वाला बन रहा है और एक तो ये वाला बन रहा है। क्लियर? मींस ये वाला ट्रायंगल का अंदर ये है, इसको नहीं ले लेना। तो टी क्यू आर, एक ट्रायंगल को क्या लिखोगे? टी क्यू आर, और एक ट्रायंगल को क्या लिखेंगे? टी आर क्यू। क्या लिख देंगे? टी आर क्यू। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बाह्य कोण का मान आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो डेल इज इक्वल टू ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल को टी क्यू आर, ये वाले एंगल को टी आर क्यू लिख देंगे। यहां तक कोई डाउट? समझ में आ गया? अब ये दोनों की वैल्यू निकालनी है। डायग्राम को खुद समझना, ये इस तरीके से डायग्राम है। यहाँ आई है, इतना आधा R1 है ऐसा डायग्राम। आई है, R1 है, आधा है। अब आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमको ये पता है कि ये एंगल और ये टोटल एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये वाला एंगल और ये वाला टोटल एंगल क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डॉट प्लस R1। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डॉट प्लस R1, या डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I माइनस R1। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब डायग्राम को भी अगर अपन देखते हैं तो I की वैल्यू दोनों के इक्वल है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू डॉट प्लस R1 हो गया, ठीक है। R1 जुड़ रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो डॉट इज इक्वल टू क्या हो गया? I माइनस R1 हो गया। और इसी का अगर पड़ोसी क्षेत्र में देखें सेकेंड डायग्राम को, तो इधर E है, इधर R2 है, इधर क्रॉस है। तो क्रॉस प्लस R2 इज इक्वल टू E हो गया, या क्रॉस इज इक्वल टू क्या हो गया? E माइनस R2। क्लियर स्टूडेंट? ये क्रॉस प्लस R2 इज इक्वल टू E हो गया, तो R2 को ट्रांसफर करेंगे तो क्रॉस इज इक्वल टू E माइनस R2। मतलब इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई? I माइनस R1, और इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई? E माइनस R2। ये दोनों वैल्यू आप लोगों को समझ में आ गया है? नहीं समझ में आया है तो एक बार और पूछ लेना। शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण बराबर है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I प्लस E को एक ब्रैकेट में कर दिए, माइनस साइन कॉमन, R1 प्लस R2, दोनों में माइनस माइनस साइन कॉमन। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर स्टूडेंट यहाँ पर तक? अब मैंने बताया था एक ट्रायंगल जी है, अब क्या लेना पड़ेगा? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल AQOR, कौन सा क्वाड्रिलेटरल लेते हैं? AQOR, ये क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए। अब Q और R कहाँ पे बन रहा है? नॉर्मल पे, और नॉर्मल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। AQOR एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें Q और R किस पे बन रहा है? नॉर्मल पे, और नॉर्मल कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट? 90 डिग्री का। तो सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 अंश होता है, 360 अंश होता है। क्लियर स्टूडेंट? ये हो गया। अब यहाँ पे कैसे लिखोगे? अगर 360 होता है तो एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब मैं बता चुका हूँ Q और R कहाँ पे बन रहा है? नॉर्मल पे। तो कितने कितने डिग्री करेंगे? 90। एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल O प्लस 90, क्यों? अविलंब पे बन रहा है, नॉर्मल पे बन रहा है।
एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस 180, 90 90 180 बराबर 360। तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, एंगल ए प्लस एंगल ओ बराबर 180। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा? सेकंड। कोई डाउट स्टूडेंट यहाँ पर तक? ठीक है। अब तीसरा कंडीशन आ जाते हैं। तीसरा कंडीशन आ जाते हैं, मैंने बोला था 3 चीज लेना है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, फिर ट्रायंगल, त्रिभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज। तो अब बारी आ जाती है त्रिभुज की। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? QOR। इन ट्रायंगल QOR, ठीक है। QOR में हम लोग क्या जानते हैं? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज के सभी कोणों का मान 180 अंश होता है। तो सभी कोण में क्या क्या आ रहा है? R1 एंगल O, R2 इज इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। देखो R1 आ रहा है, O आ रहा है और R2, ये तीनों एंगल का सम कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया स्टूडेंट? 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 का एक साइड इक्वल दिख रहा है, 180 के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो 1 तथा 2 से कर रहे हैं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू R1 प्लस एंगल O प्लस R2, ठीक है। एंगल O और एंगल O कैंसिल, तो एंगल A इज इक्वल टू कितना आ गया? R1 प्लस R2। इक्वेशन नंबर कितना हो गया स्टूडेंट? 4। कोई डाउट? अब लास्ट कंडीशन लगा दो, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन की स्थिति। क्या लगाएंगे स्टूडेंट? न्यूनतम विचलन की स्थिति। विचलन की स्थिति, न्यूनतम विचलन की स्थिति अगर लेते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो इसके लिए 3 कंडीशन लेते हैं। डेल इज इक्वल टू डेल एम, आई इज इक्वल टू ई और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। क्या लेंगे? डेल इज इक्वल टू डेल एम, मैंने अभी आपको याद करवाया था, आई इज इक्वल टू ई और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। क्लियर है स्टूडेंट? पहले इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R प्लस R, एंगल की जगह भी A ही लिख देते हैं, R1 की जगह R, R2 की जगह R। A इज इक्वल टू कितना हो गया? 2R, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? A/2। क्या आ गया स्टूडेंट? A/2। ये क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पर तक? ठीक है। अब एक कंडीशन डेल वाले में वैल्यू पुट करो। डेल वाला वैल्यू किस तरीके से बनेगा? डेल वाला वैल्यू बनेगा डेल इज इक्वल टू आई प्लस आई प्लस, क्यों? ई की जगह पे भी आई लिख सकते हो, आई प्लस आई माइनस आर प्लस आर। तो डेल इज इक्वल टू कितना हो गया? 2i माइनस 2r, और 2r की जगह ये लिख सकते हैं, डेल इज इक्वल टू क्या होगा? डेल इज इक्वल टू डेल एम है, डेल एम इज इक्वल टू 2i माइनस a। तो डेल एम प्लस a इज इक्वल टू 2i। सो i इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट? डेल एम प्लस a अपॉन 2। क्या हो गया? डेल एम प्लस a अपॉन 2। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पर तक? लास्ट लाइन, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से क्या जानते हैं? म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब आई की वैल्यू क्या है हमारे पास? डेल एम प्लस a/2, आर की वैल्यू क्या है? a/2। तो साइन आई की जगह में a प्लस डेल एम/2, डेल एम प्लस a/2, और आर की जगह में a/2। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट प्रूव्ड। क्लियर है स्टूडेंट? इज देयर एनी डाउट? तो एक बार फिर समझते हैं। हम लोग क्या ले लेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लेंगे ABC। क्लियर है? एक लाइट रे PQ इंसिडेंट होगी, QR से रिफ्लेक्ट होगी और RS से बाहर निकल जाएगी। PQ आपतित होगी, QR से अपवर्तित होगी, RS से बाहर निकल जाएगी। अगर प्रिज्म नहीं रहेगा तो लाइट रे सीधी निकल जाएगी, और इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक विचलन कोण बनेगा, एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा। ओके, इसमें अब हम लोग को क्या करना है? 3 चीज लेना है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, त्रिभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज। तो पहला ट्रायंगल ले लेते हैं PQR में, बाएं कोण का मान आंतरिक दो कोणों के योग के
बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। बाहर कोण क्या है डेल, अंदर में बनने वाला कोण क्या है टी क्यू आर है और ये क्या है टी आर क्यू है, टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू। अब टी क्यू आर निकालने के लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण करके एक वैल्यू और शीर्षाभिमुख कोण करके दूसरी वैल्यू। फिर क्या करेंगे आई और ई एक तरफ R1 R2 एक तरफ। अब एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं ए क्यू ओ आर, चतुर्भुज ए क्यू आर में सभी कोणों का मान कितना होता है 360 अंश होता है, योग ए प्लस क्यू प्लस ओ प्लस आर बराबर 360। ए अपनी जगह में क्यू और आर किस पे बन रहा है विलंब पे बन रहा है, इसलिए 90 90 90 90 180 होता है, 360 में से 180 का तो 180 बच गया, इक्वेशन 2। तीसरा ले लेते हैं क्यू ओ आर, क्या ले लेते हैं क्यू ओ आर। अब फिर से सभी कोणों का मान 180 अंश होता है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो क्या क्या एंगल है R1 है, O है और R2 है, तीनों का सम 180 हो गया। समीकरण 2 और 3 से तुलना कर दिए तो एंगल A प्लस एंगल O और एंगल R1 O और R2 O और O कैंसिल, एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब न्यूनतम विचलन की स्थिति एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल इज इक्वल टू डेल M, I बराबर E, R1 बराबर R2 बराबर R। अब क्या कर रहे हैं समीकरण 4 में वैल्यू को रख देते हैं, तो R1 R2 की जगह R प्लस R, तो 2R बराबर A, R बराबर A अपॉन 2। अब हम लोग समीकरण 1 में भी मान को रख देते हैं, डेल की जगह में क्या रख देंगे डेल M, I E की जगह में फिर से क्या रख दिए I, R1 R2 की जगह में R कितना हो गया 2R, I कितना हो गया 2I, 2R की वैल्यू A दिख रही है तो 2I माइनस A को ट्रांसफर कर दिया, डेल M प्लस A बराबर 2I, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट डेल M प्लस A बाई 2। ये I का मान आ गया, ये R का मान आ गया, स्नेल्स लॉ क्या जानते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन A अपॉन साइन R। तो I की जगह में A प्लस डेल M बाई 2 और R की जगह में A बाई 2। इस तरीके से आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट। तो होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा, बाकी करेंगे नेक्स्ट 3 क्लासेस में, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।